हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग सीक्वेंस में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम को देखते हुए हिंदी बोर्ड का हिंदी मीडियम के लिए हम लोग लगातार अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसी में से कल हमने प्रकाश का वीडियो अपलोड किया था। प्रकाश में जो है हम प्रकाश का गोलीय दर्पण के बारे में वीडियो जो अपलोड हुआ है उसका कुछ पार्ट था, तो अब हम उसके आगे दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी पार्ट से जो हमारा न्यूमेरिकल भी बहुत आता है और ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे आते रहते हैं। तो आइए हम इसी सीक्वेंस में देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हम पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण। पहले एक सीक्वेंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा। गोलीय दर्पण में परिभाषा पढ़ी, परिभाषा पढ़ी। दूसरा चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ा। भाई चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ा। और तीसरा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा चिन्ह परिपाटी के नियम के बाद हमने पढ़ा प्रतिबिंब पढ़ा। और इसके गोलीय दर्पण के प्रकार भी हमने पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये अभी तक का हमने इतना पढ़ लिया है। तो हम इसी सीक्वेंस में आते हुए हम देखते हैं भाई गोलीय दर्पण जो है वो हमारा दो है। पहला हमारा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण पहला अवतल दर्पण। भाई हमारा दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हमें क्या है? दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इससे संबंधित हम क्या पढ़ते हैं? दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र है जो वो हम पढ़ लेते हैं। दर्पण का सूत्र कहते हैं या हम कहते हैं कि यू वी तथा एफ में संबंध। यू वी तथा एफ में संबंध जहां u बराबर होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी, दूरी। v बराबर होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। यह हमारा होता है फोकस दूरी। भाई ये सूत्र है दर्पण का सूत्र के लिए। तो ये था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा है दर्पण का सूत्र। मिरर फार्मूला इसको कहते हैं दर्पण का सूत्र या u तथा v में संबंध। ये उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए होता है। यहां पे कहते हैं f तथा स्मॉल r में संबंध। f तथा स्मॉल r में संबंध। f तथा स्मॉल r में संबंध क्या होगा? f तथा स्मॉल r में संबंध ये हमारा होगा स्मॉल f इज इक्वल टू होता है स्मॉल r/2।
एफ इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई 2, जहां स्मॉल आर बराबर होगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो इसको हम एक और कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या है, इसको हम कह सकते हैं सूत्र को फोकस दूरी, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध हमारा है, ये वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि ये जो दर्पण है इसके लिए यू वी एफ क्या होता है। तो आते हैं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी यह क्या होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। दूसरा हमारा क्या, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, इसका वी भी, यू भी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और तीसरा है वी ऋणात्मक, ऋणात्मक या भाई धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऋणात्मक या धनात्मक की बात करते हैं तो ऋणात्मक और धनात्मक कब होगा, कब होगा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके पहले अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी, फोकस भाई दूरी यह बराबर होता है धनात्मक, धनात्मक। तो जब भी हम फोकस दूरी लेंगे इसका धनात्मक, वी भी धनात्मक, भाई वी भी धनात्मक होगा। जब इसकी वैल्यू लेंगे वी का भी तो धनात्मक होगा। दूसरा यू, यू हमारा होता है ऋणात्मक, भाई यू हमारा होता है ऋणात्मक। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 100%। यानी अब हमें जो आ गया इसी के बेस पे हमें पता करना है कि दर्पण सूत्र जो हमारा होता है, भाई दर्पण सूत्र है क्या है, बोलिए दर्पण दो प्रकार का होता है। इन दर्पण सूत्रों, इन दोनों दर्पणों के लिए हमारा जो यू वी तथा एफ में संबंध होता है वो ये होता है। वी हमारा होता है ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी, वी हमारा क्या होता है, ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। और यह बराबर क्या होता है, भाई हमारा होता है फोकस दूरी। ये हो गया। तो यू वी एफ में संबंध हमारा गया। एफ तथा आर में संबंध क्या होता है, एफ बराबर होता है आर बटा 2। एफ तो हम पढ़ चुके हैं फोकस दूरी, आर हमारा होता है वक्रता त्रिज्या। तो इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में भाई संबंध। तो ये हमारा हो गया। आगे पढ़ते हैं कि हमारा जो अवतल दर्पण है उसके लिए जो फोकस दूरी होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है, और जो प्रतिबिंब वस्तु की बीच दूरी होती है वो भी हमारी ऋणात्मक होती है। लेकिन भी जो प्रतिबिंब की दूरी वो धनात्मक या ऋणात्मक। तो जो धनात्मक होगा, भाई जो धनात्मक होगा तो अगर इसका भी धनात्मक होगा, प्रतिबिंब की बातें करते हैं तो अवतल प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के लिए, अवतल अवतल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए प्रतिबिंब, भाई प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो हमारा कैसा होता है,
ये होता है आभासी, आभासी या वास्तविक या आभासी। भाई पहले वास्तविक लिख देते हैं, वास्तविक या आभासी, आभासी पहला। भाई दूसरा हम लिख लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति ये हमारा होता है सदैव, सदैव आभासी, सदैव आभासी। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण में ऋणात्मक तथा धनात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो ये v का मान होगा ऋणात्मक, और जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसका मान होगा धनात्मक। तो ये धनात्मक और जो ऋणात्मक है वो हमारा क्लियर हो गया। तो धनात्मक ऋणात्मक क्लियर हो गया। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। दर्पण प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम हम पढ़ लेते हैं। क्या है? नंबर 1, फोकस मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, के समांतर जाने वाली किरणें, जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। भाई फोकस से होकर जाती हैं, होकर जाती है। दूसरा हमारा है फोकस से जाकर जाने वाली किरणें, फोकस से होकर जाने वाली किरणें, जाने वाली किरणें भाई परावर्तन के पश्चात, के पश्चात भाई मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। पहला हमारा क्या होगा? फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा, वक्रता त्रिज्या से जाने वाली किरणें पुनः वक्रता त्रिज्या से वापस लौट आती है। ये 3 नियम प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। क्या प्रतिबिंब बनने के नियम है? प्रतिबिंब तभी बनेगा 3 किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, वो किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। पहला, जो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी वो कहां से होकर जाएंगी? भाई हमारा फोकस से होकर जाएंगी। दूसरा, जो फोकस से होकर जाने वाली किरणें हैं परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। 2 हो गया। तीसरा जो हमारा है, जो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, यहां देख लो वक्रता केंद्र, ये त्रिज्या नहीं, सॉरी, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें पुनः वक्रता केंद्र से वापस लौट आती हैं। भाई तो ये तीनों किरणें
जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहां पर ये किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां पर आभासी प्रतिबिंब होगा। तो आभासी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं भाई, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ तक ये हमारा हो गया फॉर्मूला। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या क्या धनात्मक होगा, क्या ऋणात्मक होगा, उसके लिए सूत्र क्या है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और अब इससे पता चल गया कौन सी वैल्यू को क्या कहते हैं, कौन सा सूत्र है, और किसके लिए हम ऋणात्मक वैल्यू लेंगे, किसके लिए हम धनात्मक वैल्यू लेंगे। तो ऋणात्मक वैल्यू और धनात्मक वैल्यू दोनों हमें पता चल गया भाई। इसका अंतिम पार्ट हम देख लेते हैं भाई। आज जो है इसके लिए, यदि आप लोगों को भाई वीडियो अच्छा लगे और तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई और भी लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करने में कुछ थोड़ी ना लगता है। यदि आप ऐसे ही हम लोग सब्सक्राइब कर देते हैं बहुत सारे चैनल, तो इसको भी कर देंगे तो वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, लोगों को हेल्प करते रहेंगे। और हम आगे अभी बहुत डिटेल हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो बाकी है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। भाई ये टेबल जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर 1 है U और नंबर V, यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति है ये। तो यहाँ से हम जो टेबल बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब यहाँ से यूपी बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफर्म है कि क्वेश्चन तो रहेगा, कंफर्म क्वेश्चन रहेगा यूपी बोर्ड के पेपर में। यहां से क्वेश्चन तो कंफर्म आपको मिल जाएंगे इस टेबल से। भाई अभी हम देखते हैं एक टेबल, अभी इसको नहीं बढ़ाते, आगे हम बढ़ाएंगे। तो भाई एक टेबल यहाँ पे, पहला सीरियल नंबर 1, यू मतलब होता है जहां पे वस्तु रखी होगी, वी का मतलब होगा जहां पर प्रतिबिंब बनेगा, और ये हमारा है प्रतिबिंब की प्रकृति। आकार कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा, वास्तविक, ये हमारा ये प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे। नंबर 1, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो। प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस, फोकस पर, यानी F पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसका प्रकृति ये हो गया वास्तविक, वास्तविक, भाई वास्तविक रहेगा। और कैसा होगा, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। आकार में क्या होगा भाई, आकार में हमारा होगा वस्तु से छोटा, भाई वस्तु से छोटा। तो पहला जो हमारा आ गया टेबल, ये हमारा बन गया। यानी जब हमारा वस्तु अनंत में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनेगा, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा। ठीक हो गया भाई। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं,
पहला, ये हमारा था पहला। दूसरा पॉइंट, जब अनंत और वक्रता सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच रखा हो। इन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो कहां बनेगा? एफ तथा सी के बीच, एफ तथा सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा। भाई बिल्कुल सिंपल, हमें पूछेगा अनंत और सी के बीच में वस्तु रखा रहेगा तो उसका एफ तथा सी के बीच में बनेगा। तो इसका जो हमारा रहेगा क्वेश्चन का आंसर, तो इसका जो वास्तविक होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। भाई वास्तविक, और वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो आकार कैसा होगा? भाई आकार जो होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से छोटा। लीजिए भाई 2 पॉइंट पे हम लोग आ गए। तीसरा हमारा पॉइंट हो गया कहां पे? जब हमारा प्रतिबिंब वक्रता सी मतलब वक्रता केंद्र पर भी, वक्रता केंद्र पर होगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर भी, वक्रता केंद्र यानी सी पर। भाई सी पर बनेगा, कैसा होगा? वास्तविक, वास्तविक होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। आकार में क्या होगा? आकार में क्या होगा? आकार में होगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, आकार में होगा वस्तु के बराबर। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। भाई चौथा पॉइंट हम पढ़ते हैं। चौथा हमारा क्या कह रहा है? भाई आगे बढ़ा देते हैं इसको। 4 पॉइंट, जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ हो? सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच में हो तो ये कहां बनेगा प्रतिबिंब? सी तथा अनंत के बीच, सी तथा अनंत के बीच बनेगा, सी तथा अनंत के बीच बनेगा। कैसा होगा? वास्तविक, वास्तविक। उल्टा, आकार क्या होगा? आकार होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। भाई वस्तु से बड़ा बनेगा। लो भाई अब एक और, चलो इसी से खींच देते हैं भाई। ये हमारा हो गया वस्तु से बड़ा, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट पांचवा हमारा है। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या है? जब यप पर हो। भाई जब यप पर होगा तो हमारा क्या होगा? कहां बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बनेगा वास्तविक, वास्तविक। भाई उल्टा, आकार क्या होगा? आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। भाई बहुत बड़ा बनेगा, यहां से हम ये खींच दिए। एक हो गया। दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वाला, छठवां, ये हमारा हो गया जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो, बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये बनेगा यहां पर उसी वस्तु की तरफ, यानी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और इसका ये होगा आभासी, आभासी।
आभासी जब बनेगा तो वस्तु सीधा बनता है और आकार जो होता है हमारा, आकार होता है वो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तीसरा एक बार और हम पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हमारा क्या होगा, टेबल बना लेते हैं। सीरियल नंबर यू वी प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। नहीं, ये हो गया, एक हो गया प्रतिबिंब की प्रकृति। तो सीरियल नंबर में नंबर 1, जब वस्तु अनंत बनेगा तो फोकस से बनेगा। ये होगा आभासी, आभासी सीधा, आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये हमारा हो गया वस्तु से छोटा। भाई दूसरा हमारा पॉइंट है, कहीं पर हो, कहीं पर हो, और जब कहीं पर होगा तो यफ तथा पी के मध्य, पी के मध्य, यफ तथा पी के मध्य बनेगा आभासी सीधा। भाई आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। एक बराबर नहीं होगा, पोजीशन पे निर्भर करेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती बढ़ती रहेगी, छोटा तो रहेगा लेकिन ये वस्तु घटती बढ़ती रहेगी। तो आते हैं हम फिर से एक बार इस टेबल पे नजर डालते हैं कि जो हमारा वस्तु है कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। चेक करते हैं कि पहले हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसा रहेगा। अगर हमारा वस्तु अनंत पे हो तो फोकस पे बनेगा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, आकार में वस्तु से छोटा रहेगा। दूसरा, जब अनंत तथा सी के बीच में हो तो यफ तथा सी के बीच में बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में वस्तु से छोटा होगा। तीसरा हमारा, जब वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा आकार में वस्तु से के बराबर होगा। दूसरा, सी तथा एफ के बीच में हो तो सी तथा अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक, उल्टा, आकार में वस्तु से बड़ा। तो जब एफ पर हो तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ तथा पी के बीच में हो तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा, आकार में वस्तु से बड़ा। तो देखते हैं, ये भी हम दो चीजें पढ़े। एक हमारा हो गया यू तथा वी में जो हमारा अनंत पे रखा होगा तो यह आभासी सीधा वस्तु से छोटा। यहाँ पे कहीं पे भी हो तो एफ तथा पी के बीच में आभासी सीधा, आकार में वस्तु से छोटा। ये चीजें में आ गई। तो अभी एक चीज भाई, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा भी बनता है। दूसरा भाई, उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। एक ये हो गया। तीसरा, समतल दर्पण द्वारा,
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। तो तीन चीजें हैं, ये क्लियर करने के बाद तीन चीजें हैं, तीनों द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन नंबर एक, अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है? अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा क्या होता है? वो वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। भैया देखो, वस्तु से बड़ा जो आभासी प्रतिबिंब इसका जो बनेगा पहला, तो ये हमारा है इसका, तो जो हमारा बनेगा वो आभासी वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा, सदैव छोटा बनेगा। और समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर। ये ध्यान रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया है, तीनों द्वारा ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। यदि आभासी पूछे तो तीनों द्वारा बनेगा, यदि आभासी पूछे और वस्तु के बराबर पूछे तो समतल दर्पण होगा। अगर यदि वस्तु से आभासी प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा तो सदैव उत्तल दर्पण। और यदि हमारा आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा बनेगा तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। सेम है, आज जो है हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र पढ़ा। उसमें यू वी एफ क्या होता है? एफ यू धनात्मक है, ऋणात्मक होगा, एफ ऋणात्मक है या धनात्मक होगा, ये हमने पढ़ा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आज अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में कैसे कैसे बनता है ये हमने पढ़ा। आभासी किसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है ये हमने पढ़ लिया। आज हमने ये बहुत बड़ा टॉपिक इसका हमने कवर कर लिया है, यानी इससे जो बनेगा बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन से आएगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और काफी है। तो आज तक के लिए इतना ही। तब तक यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।